पाठशाला में आज आपके लिए क्या क्या लेकर आया हूं, पहले वो बता दूं। वो करंट जो फ्री फंड में आपको लगना तय है, आज उसके बारे में बात करूंगा। देश को डेंजर जोन में ले जाने वाले नेताओं की क्लास लगेगी। संजय राउत का कितने दिन जेल में रहना तय है, इस पर भी जरा बात होगी। पॉलिटिकल फैशन के दौर में नेताओं की नो गारंटी का चैप्टर भी खोलूंगा। एक स्कूल की लड़कियां अचानक सिर क्यों पटक रही हैं, यह तस्वीर आप देखिए, यह अपने आप में बहुत हैरान करने वाली तस्वीर है। स्कूल से आई है जहां अलग अलग जगहों पर लड़कियां बैठी हैं, स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां हैं और वो सिर पटक रही हैं। एक लड़की नहीं है, अलग अलग लड़कियां और सब एक जैसा व्यवहार कर रही हैं, सब सिर पटक रही हैं। कोई बेहोश जैसा गिरा हुआ है, कोई कोने में बैठकर सिर पटक रहा है, कोई घास पर बैठकर सिर पटक रहा है। ये सिर क्यों पटक रही हैं लड़कियां, इसका चैप्टर भी आज खोलूंगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले उस राजनीति का चैप्टर जो देश को डेंजर जोन में ले जा रहा है। चुनाव आता है, नेताजी आते हैं, नेताजी के साथ फ्री वाला वादा आता है। आप सुनते हैं ना, अक्सर चुनावों में नेताओं को फ्री वाले वादे करते हुए सुनते हैं। आप उन पर भरोसा करके वोट भी देते हैं, नेता फ्री वाले वादे करके कई बार पूरा करना भूल भी जाते हैं। लेकिन ये फ्री 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 सुनने में बहुत मजा आता है। हमारे यहां बड़ा से बड़ा अमीर आदमी भी होगा, फ्री में कुछ मिल रहा होगा तो उसको लेने के लिए तैयार रहता है। तो ये फ्री 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 किसी दिन आपको कितना महंगा पड़ सकता है, आज मैं आपको बताने वाला हूं। ये किसी भी दिन आपकी घर की बत्ती गुल कर सकता है, ये क्यों कह रहा हूं, आज बताने वाला हूं। आपके भविष्य को अंधकार में डाल सकता है, क्यों कह रहा हूं, आज आपको बताने वाला हूं। क्योंकि कुछ भी फ्री नहीं होता, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। जो आपको आज फ्री लग रहा है वो कल आपका बोझ बन सकता है, वो कल देश का बोझ बन सकता है। देश पर एक ऐसा खतरा मंडरा रहा है जिससे नहीं निपटा गया तो आपका भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। इस खतरे के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने भी शनिवार को चेतावनी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश को इस फ्री 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 वाले सिस्टम से आगाह कर रहे हैं और वो इस बात से परेशान है कि देश में बिजली कंपनियां लाखों करोड़ों के घाटे में, यह घाटा लगातार बढ़ रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को डर है कि कहीं एक दिन देश की बत्ती ही गुल ना हो जाए। और यह क्यों कह रहा हूं, आज आपको विस्तार से समझाऊंगा। बिजली कंपनियां, आपके घर में बिजली आ रही है, आप मस्त हैं, बीच बीच में गाए बगाए विपक्ष जो है वो पूरा फैला देता है, माहौल बना देता है कि अब कोयला कम हो गया, बिजली नहीं आएगी। आप उसी से डर जाते हैं, लेकिन बिजली कटती नहीं है। लेकिन बिजली कंपनियां इतने कर्ज में चल रही हैं कि कल को बिजली कट हो जाए, इसकी संभावना से डरना चाहिए, जिसके लिए पीएम मोदी आगाह कर रहे हैं। राज्यों को कितनी रकम बिजली कंपनियों की देनी है, जरा आंकड़ा सुनिए, आपके होश उड़ जाएंगे कि बतौर देश हम इस चीज पर चर्चा ही नहीं कर रहे और फ्री 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 के चक्कर में फंसे हुए हैं। बिजली कंपनियों का बकाया पैसा जो देना है, किसको किसको देना है, राज्यों को देना है। कितना आपको पता है? राज्यों को बिजली कंपनी को चुकाना है। कितना पैसा राज्यों ने रोक रखा है, दबाकर बैठे हैं बिजली कंपनियों का? 1 लाख करोड़ रुपया, और इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। प्लस अभी इसमें जोड़ते जाइए, सरकारी विभाग प्लस स्थानीय निकाय, इनका कितना बकाया है जो इन्हें चुकाना है बिजली कंपनियों को? 60,000 करोड़। ये जो नगर निगम वगैरह होते हैं, इनको चुकाना है 60,000 करोड़ रुपया बिजली कंपनियों का। और जो राज्यों की सब्सिडी है, भाई राज्यों का क्या है, आपको कह दिया कि भाई हम सब्सिडी सस्ते में आपको बिजली देंगे, और उसकी सब्सिडी जो है वो कहते हैं कि मतलब जो कंज्यूमर को देना था उसका पैसा मैं भर के दूंगा बिजली कंपनियों को। बोल तो दिया, लेकिन बिजली कंपनियों को दे नहीं रहे हैं। और ऐसे में सब्सिडी के नाम पर राज्यों ने कितना बकाया बना लगा के रखा हुआ? 75,000 करोड़ रुपए। 75,000 करोड़ रुपए जो सब्सिडी के तौर पर आपको मिलता है, वो पैसा इनको चुकाना है, बिजली कंपनियों को नहीं चुका रहे। तो अगर आप कुल मिलाइएगा, ये सारा तीनों मिला दीजिएगा, तो बिजली कंपनियों का पैसा जो फंसा हुआ है वो 2.5 लाख करोड़ रुपया फंसा हुआ है बॉस।
2.5 लाख करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम होती है। बिजली कंपनियां घाटे में चल रही हैं, 2.5 लाख करोड़ रुपया राज्यों को, निकायों को चुकाना है और वो अपनी जेब दबाकर बैठी हैं, दे नहीं रही। लेकिन आपसे वादा करने में कोई पीछे नहीं है कि तुमको फ्री में दे देंगे, इतना यूनिट दे देंगे, वो दे देंगे। और एक पार्टी की बात नहीं है, सबकी बात कर रहा हूं। और हर साल ये बढ़ता जा रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री को उन राज्यों से अपील करनी पड़ रही है। देश का प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर अपील कर रहा है कि बिजली कंपनियों का बकाया चुका दीजिए। पहले एक बार पीएम को सुनिए, फिर आगे जो आंकड़े दिखाऊंगा आपको समझ में आएगा कि देश कितने संकट के दौर में फंसने वाला है। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का पैसा उनको समय पर मिला हो। उनके राज्य सरकारों पर भारी भरकम ड्यूज रहते हैं, बकाया रहते हैं। क्या हम देश की आने वाली पीढ़ी को अंधेरे में जीने के लिए मजबूर करना है क्या? बिजली से जुड़े पूरे सिस्टम की सुरक्षा का सवाल है। जिन राज्यों के ड्यूज पेंडिंग है, मेरा उनसे आग्रह है कि वे जितना जल्दी संभव हो सके इन चीजों को क्लियर करें। साथ ही उन कारणों पर भी ईमानदारी से विचार करें कि जब देशवासी ईमानदारी से अपना बिजली का बिल चुकाते हैं, तब भी कुछ राज्यों का बार बार बकाया क्यों रहता है। अब आप सोचिए कि एक देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है राज्यों से कि भाई कंज्यूमर तो पैसा चुका दे रहा है, वो बिजली बिल भर दे रहा है, राज्य बिजली बिल नहीं भर रहे हैं, जिससे बिजली कंपनियों का जो है वो बकाया बढ़ता जा रहा है। और इसमें वो राज्य भी हैं, उन विपक्ष शासित राज्यों का भी जिक्र कर रहा हूं जो देश श्रीलंका तो नहीं बन जाएगा इतनी छाती पीट रहे हैं, लेकिन श्रीलंका ऐसे ही बनता है बॉस कोई देश। जब आप बिजली कंपनियों का बकाया नहीं चुकाएंगे तो वो जो डिस्कॉम है, वो जो बिजली पैदा करने वाली कंपनियां हैं, वो एक दिन बैठ गई ना तो आपके घर में आने वाली बिजली भी बैठ जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी को राज्यों को बकाया चुकाने के लिए कहना पड़ रहा है। बहुत गजब हाल हो गया है इस देश का। और यह इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि राज्य लगातार केंद्र सरकार की वार्निंग को नजरअंदाज कर रहे हैं। मई महीने में ही ऊर्जा मंत्रालय ने 6 राज्यों को चेतावनी दी थी कि वो बिजली उत्पादन कंपनियां और कोल इंडिया पर बकाए रुपए को चुकाएं या फिर बिजली सप्लाई में कटौती के लिए तैयार रहें। और बिजली कटौती होगी तो किसको सफर करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा। नेताओं का थोड़ी जाएगा, उनके घर की बिजली थोड़ी जाती है, और जाएगी तो इन्वर्टर लगा होगा। अब जरा जिन 6 राज्यों को कहा गया है कि पैसा चुकाइए, उनके बारे में आपको बता देता हूं। एक है तमिलनाडु, जहां बिजली कंपनियों का बकाया है। अब आपको राज्यों के हिसाब से बता देता हूं। वो 6 राज्य जिनका बकाया है, मतलब उनको बिजली कंपनियों को पैसा देना है, वो 6 राज्य कौन है? एक है तमिलनाडु। इनका बस चले। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स आप सालों साल से उठा के देखिए। फ्री में टीवी ले लो, फ्री में जेवर ले लो, फ्री में राशन ले लो, फ्री में ये ले लो, सारा फ्री 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 करते करते बिजली कंपनियों का भी बकाया इन्होंने रखा हुआ 20,842 करोड़ रुपया। मजाक चल रहा है बॉस इस देश के अंदर। 20,842 करोड़ रुपया बकाया है। यह बिजली कंपनियों का है, यह बिजली कंपनी का। और कोल इंडिया का अगर आप देखिएगा, कोल इंडिया का कितना बकाया है, उसका इन्होंने बकाया रखा हुआ है 729 करोड़ रुपया। 729 करोड़, मतलब ये कोल इंडिया जो कोयला देता है जिससे कि बिजली कंपनियां बिजली बनाती है, तो उनका भी पैसा रोक कर रखा हुआ है। अब आपको महाराष्ट्र का बताता हूं। महाराष्ट्र का देखिए, इतना बड़ा राज्य है, पैसा कहते हैं आर्थिक राजधानी मुंबई वहीं पर है। बिजली कंपनियों का कितना बकाया है? 18,014 करोड़ CR। और कोल इंडिया का कितना इन्होंने बकाया रखा हुआ है? 2,573 करोड़ रुपया। कल को बिजली कटेगी तो फिर उठा के इधर डाल देंगे कि देखिए उधर से कोयला नहीं आया, ये नहीं आ रहा। पैसा चुकाओ पहले। राजस्थान में कितना बकाया है? बिजली कंपनियों का इन्होंने बकाया रखा हुआ है 11,176 करोड़ रुपया CR। और कोल इंडिया का इन्होंने बकाया रखा हुआ है 308 करोड़ रुपया।
इतना इतना पैसा इन लोगों को देना है और कुछ नहीं, चुपचाप बैठे रहते और फिर इलेक्शन में जाकर वादा कराएंगे। इतना ही नहीं, आपको बिजली की बात कर रहा हूं, यूपी का भी बता देता हूं। यूपी में बिजली कंपनियों का बाकी है 9,372 करोड़ रुपया और इन्होंने कोल इंडिया का बकाया रखा हुआ है 319 करोड़ रुपया। तो ऐसा नहीं है कि यूपी और या बीजेपी शासित राज्य इसमें नहीं है, और मध्य प्रदेश भी है इसमें, एमपी। 5,030 करोड़ रुपया इन्होंने बिजली कंपनियों का बकाया रखा हुआ है और कोल इंडिया का इन्होंने बकाया रखा हुआ है 256 करोड़ रुपया, 256 करोड़। इसके अलावा सरकारी विभाग बिजली का बिल नहीं चुकाते, जिससे बिजली वितरण कंपनियों पर बोझ बढ़ रहा है। इसके बारे में भी आपको बताता हूं, सरकारी विभागों पर बिजली वितरण कंपनियों का कितना बकाया। अगर आप सरकारी विभाग का देखिएगा, सरकारी विभाग मतलब आप सोचिए कि आम आदमी 2 महीना बिजली बिल नहीं भरेगा ना तो ये लोग काट देंगे। और यहां राज्य सरकारों का हिसाब ये है और सरकारी विभागों का बकाया का हिसाब ये है कि बैठे हुए हैं। तेलंगाना में देख लीजिए, तेलंगाना में 11,935 करोड़ रुपया ये बकाया है बिजली कंपनियों का। कौन चुकाएगा बॉस? महाराष्ट्र में तो पता नहीं, ये ऐसा लगता है कि पिछली सरकार में या पिछली जितनी भी सरकारें रही हो, पेमेंट का तो हिसाब ही नहीं है। 9,131 सीआर। आंध्र प्रदेश 9,116 करोड़ सीआर। कर्नाटक 6,600 करोड़ रुपए। अब आप ये देखिए, ये सब दबाकर बैठे हैं, पैसा पेमेंट नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को बोलना पड़ रहा है तमिलनाडु 3,677 करोड़ रुपया। ये सरकारी विभागों का जो बकाया है इन राज्यों में। देश के प्रधानमंत्री को बोलना पड़े कि बिजली का पैसा चुका दो, ये राज्य कर क्या रहे हैं? और उसके बाद लोग कहेंगे कि भाई देश जो है वो श्रीलंका बनेगा, नहीं बनेगा। आप लोग बना देंगे अगर यही हाल रहेगा तो। और इस संकट पे कोई चर्चा भी नहीं करता, आपको पता भी नहीं होगा ये सब। आप तो मजे में हैं कि भैया बिजली आ रही है, हमको इतनी यूनिट बिजली फ्री में मिल जा रही है, या हमारे खेत में बिजली जो है वो आ जा रही है, हमको पैसा नहीं देना पड़ रहा है, या हमको सब्सिडी मिल जा रही है। मीडिया में भी कोई मुद्दा नहीं उठा रहा है, किसी चैनल पर आपको मिलेगा नहीं। प्रधानमंत्री बोले कार्यक्रम में, वहीं की बात वहीं रह गई। किसी को लगा नहीं कि प्रधानमंत्री, देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ आदमी प्रधानमंत्री, उनको क्यों कहना पड़ रहा है, याद दिलाना पड़ रहा है कि बिजली बिल भर दो। कितना संकट है। और इस संकट को समझने के लिए आपको यह भी जानना होगा कि बिजली आप तक पहुंचती कैसे है। इसी प्रक्रिया में बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति खराब होती है। देश में अगर आप देखेंगे, जरा इसको समझिए कि बिजली आप तक पहुंचती कैसी है। 70% बिजली कोयले से बनती है, इसलिए सबसे ज्यादा निर्भरता कोयले पर है। तो एक कैरेक्टर आपका कोल इंडिया हो गया, जो कि आपको कोयला सप्लाई कर रहा है, मतलब कोयले का खनन कर रहा है और कोयला निकाल रहा है, जिससे 70% जो बिजली बन रही है वो बन सकती है। अब कोल इंडिया का क्या करता है, इसने कोयला निकाला और ये भारत सरकार की कंपनी, सबसे बड़े कोयले का सप्लायर कोल इंडिया हो गया। ये स्टेप 1 है जो आपको बता रहा हूं, इसमें कैरेक्टर नंबर 1। अब ये यहां से जो है आप देखिए फ्लो चार्ट। इसके बाद बिजली कंपनियां कोल इंडिया से कोयले की बिजली बनाती है, यानी बिजली उत्पादक कंपनी हो गई। बिजली उत्पादक कंपनी हो गई, जो कोयला निकालने वाली कंपनी से उसने कोयला खरीद लिया और इस कोयला को खरीद के उन्होंने जो है वो बिजली का उत्पादन किया। इसमें कोई इनको जेनकॉस भी कहते हैं, मतलब जो जनरेट कर रही हैं बिजली को। इसमें केंद्र, राज्य और प्राइवेट सेक्टर तीनों कंपनियां हैं। अब बिजली तो बन गया, लेकिन बनने के बाद इनका काम नहीं है डिस्ट्रीब्यूट करना। बिजली बनाने वाली कंपनियों से हर राज्य की बिजली वितरण कंपनी होती है। तो यहां से आती है डिस्कॉम, बिजली वितरण कंपनी। ये क्या करती हैं, इन्होंने जिसने बिजली बनाई उससे बिजली लिया, बिजली खरीदी, और ये बिजली खरीद कर ये क्या करती हैं, ये पहुंचाती हैं आपके घर तक। ये डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन्होंने, तो ये आपके घर तक बिजली पहुंचा रही हैं। कई प्राइवेट कंपनियां होती हैं, कुछ सरकार के अधीन होती हैं। तो ये एक चक्र चलता है। अब यहां से आपने पेमेंट कर दिया बिजली का, ठीक है, वो कई बार जाना चाहिए बिजली वितरण कंपनी के पास,
बिजली वितरण कंपनी इसको पेमेंट करे, बिजली उत्पादक कंपनी कोल इंडिया को पेमेंट करे, सबका हिसाब बराबर है। यहां बीच में कौन खिलाड़ी आ जाता है? ये आ जाती है राज्य या सरकारी कंपनी। वो क्या करती हैं कि उन्होंने कहा बिजली वितरण कंपनी हम सब्सिडी देंगे, तुम इससे 2 रुपया लो, तुम्हारा 7 रुपया बनता है, 5 रुपया मैं दूंगा। 5 रुपया उन्होंने यहां रोक दिया, यहां पेमेंट रुक गया। या जो पैसा इधर से आ रहा है वो सीधा यहां नहीं जाके वो बकाया, राज्यों का जो बकाया है वो बढ़ जाता है। तो यहां से खेल गड़बड़ाना शुरू होता है और उसके बाद बिजली कंपनियां घाटे में चली जाती हैं। इसकी 5 वजहें भी आपको बता देता हूं। पहली वजह है समय समय पर बिजली की दरों का ना बढ़ना। दूसरी वजह है राजनीतिक दबाव में मुफ्त या सस्ती बिजली देना। तीसरी वजह है बिजली दरें ना बढ़ने से घाटे का हर साल बढ़ना। चौथी वजह है बिजली कंपनियों का कुल घाटा 5 लाख करोड़ से ज्यादा का हो जाना। और 5वीं वजह है बिजली बिलों का समय पर भुगतान ना होना, जिसमें सरकारी संस्था और नेताओं के भी लंबे चौड़े बिल हैं। अब स्थिति क्या है जरा आप इसको समझिए। कोल इंडिया का बकाया बिजली उत्पादन कंपनियों पर, यह कोल इंडिया हो गई, इसका बकाया इन उत्पादन कंपनियों को, कोल इंडिया को कितना देना है? यह बकाया है 12,300 करोड़ रुपया। तो यह अलग बकाया पैसा दबाए बैठे हैं कोल इंडिया का। और बिजली उत्पादन कंपनियों का बकाया जो है, जो बिजली वितरण कंपनियों को इनको देना है, वो कितना है? 1,14,000 करोड़ रुपए। देख रहे हैं, 1,14,000 करोड़ रुपए बिजली वितरण कंपनियां बिजली उत्पादक कंपनियों को नहीं दे पा रही। और इन बिजली वितरण कंपनियों का इनका घाटा कितना है? इनका घाटा है 5 लाख करोड़। यह सब्सिडी और बकाये की वजह से। तो जो 5 लाख करोड़ के घाटे में चल रहा है वो आपको कैसे पेमेंट करेगा? आपको पेमेंट नहीं मिल रहा, आप इधर पैसा रोक रहे हैं। सब जो है वो एक दूसरे के कंधे पे सवार है। कुछ राज्य सरकारें लोगों को मुफ्त बिजली दे रही है, कुछ राज्यों में सालों से बिजली के दाम नहीं बढ़े। इस वजह से बिजली वितरण कंपनियों को घाटा होता है। इनके घाटे को कम करने के लिए राज्य सरकारें सब्सिडी देने का ऐलान करती हैं, लेकिन राज्य सरकारें सब्सिडी का बिल पूरा नहीं दे पाती। मार्च 2022 तक यूपी में 18,940 करोड़ रुपए का सब्सिडी का बिल बकाया है। मध्य प्रदेश में 16,240 करोड़ रुपए का सब्सिडी का बिल बकाया है। राजस्थान में 15,597 करोड़ रुपए का सब्सिडी का बिल बकाया है। पंजाब में 9,020 करोड़ रुपए और कर्नाटक में 3,526 करोड़ रुपए। मुफ्त बिजली के वादे से राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। इसके बावजूद ऐसे वादे पर रोक नहीं लग रही। आंध्र प्रदेश ने मुफ्त और सस्ती बिजली के लिए इस साल 5,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह रकम राज्य के टैक्स रेवेन्यू का 5.5% है। इसी तरह झारखंड में किसानों और गरीबों को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की योजना है। इसके लिए इस साल 4,855 करोड़ रुपए जारी किए गए। यह रकम राज्य के टैक्स रेवेन्यू का 19% है। मध्य प्रदेश में जनता को सस्ती बिजली देने के लिए बजट में 21,000 करोड़ की सब्सिडी का ऐलान किया गया था। यह रकम राज्य के टैक्स रेवेन्यू का 28% है। यह आरबीआई की रिपोर्ट के हवाले से बता रहा हूं आपको। पंजाब में 300 यूनिट तक फ्री बिजली के लिए 5,000 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। यह रकम पंजाब के टैक्स रेवेन्यू का 13.5% के करीब। राजस्थान में 50 यूनिट तक फ्री बिजली और 100 यूनिट तक सस्ते दाम पर बिजली देने के लिए 4,500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। यह राज्य के टैक्स रेवेन्यू का 4.5% है। बिजली वितरण कंपनियों की मदद के लिए साल 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने एक नया सिस्टम लागू किया था। 1 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म लागू किया। इसके तहत बिजली कंपनियों के बकाये पेमेंट में आसानी होगी। कोरोना में सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों को भी राहत दी थी। देरी से भुगतान पर लगने वाले पेनल चार्जेस को, यानी जो आप पर एक्स्ट्रा चार्ज लगता, वो माफ कर दिया गया। मई 2020 में मोदी सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों की मदद के लिए 90,000 करोड़ रुपए का पैकेज भी दिया था। सितंबर 2020 में आर्थिक पैकेज को बढ़ाकर 1,20,000 करोड़ और बाद में 1,35,000 करोड़ कर दिया गया। लेकिन पैकेज से काम नहीं चलेगा ना बॉस। आप पेमेंट करेंगे नहीं, बिजली कंपनियां और बिजली डिस्कॉम्स और बिजली उत्पादक कंपनियां अगर नुकसान में जाएंगी और केंद्र सरकार पैकेज देके बचाएगी, तो वो पैसा पैकेज वाला केंद्र सरकार पैसा उगा थोड़ी रही है, वो भी हमारे आपके टैक्स का है। जो राज्य सरकार को पेमेंट करना है और हम और आप पेमेंट कर रहे हैं फिर भी नहीं जा रहा है, वो भी हमारा ही और आपका पैसा है। तो इस देश में एक सड़ा हुआ सिस्टम अगर आप बनाएंगे जिसमें अंदर सब खोखला है और ऊपर सब कहेंगे ठीक है, राज्य अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे। आज एक प्रधानमंत्री समझा रहे हैं,
और ये एक दिन का कल्चर नहीं है, पिछले वाले आके सब चले गए, किसी ने समझाया नहीं। आज वो कह रहे हैं पेमेंट कर दीजिए, नहीं कीजिएगा तो कल को यही चीज इतनी खराब हो जाएगी, इतनी भयावह हो जाएगी कि फिर संभाले नहीं संभले, फिर कहिएगा इंडिया श्रीलंका बन रहा कि नहीं बन रहा। पाठशाला में आप संजय राउत का चैप्टर, जिसमें आपको बताएंगे कि संजय राउत का कितने दिन जेल में रहना तय है। आजकल नेताओं पर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और उन्हें जेल भेजा जाता है तो वो नेता ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे कि वो किसी सत्याग्रह पर जा रहे हैं। मतलब जेल नहीं जा रहे, सत्याग्रह पर जा रहे हैं, जैसे वो आजादी की लड़ाई के लिए जेल जा रहे हैं, जैसे कि वो कोई क्रांति करने के लिए जेल जा रहे हैं। नेताओं के इस नए फैशन में शिवसेना के नेता संजय राउत का भी नाम जुड़ गया है। कल जब संजय राउत को ईडी ने हिरासत में लिया तो घर से निकलते ही देख रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे बाइसेप्स दिखाने की कोशिश कर रहा है, रोड शो टाइप चल रहा है, जैसे लग रहा है कि पता नहीं अभी अभी अंग्रेजों को हरा कर बाहर निकले, और पूरा गर्मजोशी से, चेहरे पर बहुत खुशी आ नहीं पा रही है, लेकिन अंदर से तो लग ही रहा होगा कि जब जाना है अंदर, लेकिन पूरा एकदम मुट्ठी बीच के और बाइसेप्स दिखा रहे हैं। इसके बाद वो गले से अपना भगवा गमछा निकालकर चारों तरफ घुमा रहे हैं। घर के बाहर अपने समर्थकों का जोश भरने के बाद राउत ओपन सनरूफ वाली गाड़ी में सवार हुए और दोनों हाथों से भगवा पटका लहराने लगे। राउत अपने समर्थकों को कभी थम्स अप करके दिखा रहे थे, कभी मुट्ठी भींच के दिखा रहे थे। इसके बाद ये देखिए, गोल गोल घुमा रहे हैं। ये आदमी भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी के पास पूछताछ के लिए जा रहा है। आपको देख के लग रहा है कोई बहुत खुशी की बात तो नहीं है कि ईडी ने बुलाया भ्रष्टाचार। ठीक है, आप मानते हो अंदर ही अंदर कि आपने कुछ नहीं किया, तो चुपचाप जाओ, जवाब दे के आ जाओ। ये क्या हवा में पटका लहरा रहे हो, स्टंट क्या कर रहे हो? संजय राउत ईडी के दफ्तर से निकले तो उन्होंने फिर से दोनों हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन भी किया। ये तस्वीर देखिए, संजय राउत जिस स्टाइल में है, जो रौला उनका चल रहा है, वो स्टाइल आजकल फैशन में है। आपको नवाब मलिक का मामला याद होगा, उनकी तस्वीर भी दिखाता हूं। ये भाई साहब, नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 5 महीने से जेल में, उन्हें ईडी ने अरेस्ट किया था, और जब उन्हें अरेस्ट किया गया था तो वो भी इसी टाइप से हाथ हिला रहे थे। वो मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी ना, कि ये भी ऐसा लग रहा है आजादी की जंग जीत कर आए भाई। ऊपर आसमान फाड़ दिए थे, अब आसमान देखे हुए इनको दिन हो गया होगा, जेल में बंद है 5 महीना से। जबकि उनके ऊपर देश के दुश्मन दाऊद इब्राहिम से जुड़ी प्रॉपर्टी खरीदने का आरोप था, लेकिन इनका भी अलग रौला था, जलवा था। वही रौला और जलवा जो है वो संजय राउत का दिख रहा है। अब जरा दोनों नेताओं का स्टाइल एक बार यहां पर डालिए, दिखाता हूं एक साथ। ये आपको दोनों नेताओं का जरा स्टाइल एक साथ दिखाता हूं। दोनों नेताओं के स्टाइल को एक साथ देखिएगा। ये भाई साहब, वो भाई साहब, तो ये भाई साहब जो हैं, ये भाई साहब जो हैं, इनको थोड़ा नीचे कर। ये भाई साहब जो हैं, जो नवाब मलिक, इन्होंने जब मुट्ठी भींची थी तब ये 160 दिन से जेल में है, और अभी भी जेल में ही है। ये भाई साहब 160 दिन से जेल में है, ऐसे ऐसे करने वाले। अब ये भाई साहब ने भी वही किया है। अब इनके कितने दिन हैं, अब आप समझ लीजिए। एक भाई साहब ऐसे ऐसे करके 160 दिन से, और ये तो और ज्यादा वाले में थे, तो इनकी भी दिन जो है वो गिनने शुरू हो गए। दरअसल एक तरफ तो ये नेता खुद को क्रांतिकारी की तरफ पेश करते हैं, दूसरी तरफ इन नेताओं के बॉस भी इन्हें डिफेंड करते हैं। उद्धव ठाकरे ने आज संजय राउत के घर जाकर उनकी मां से मुलाकात की, और फिर संजय राउत के लिए यह फिल्मी डायलॉग मारा कि पुष्पा झुकेगा नहीं। सुनिए एक बार। आज तुमच्याकडे आहे म्हणून तुम्ही जर का इतरांना संपवण्याच्या मागे लागणार असाल तर दिवस हे सर्वदा सारखे नसतात, दिवस हे फिरतात, आणि मग दिवस एकदा फिरले की तुमचं काय होईल ह्याचा विचार सुद्धा नड्डा साहेबांनी आणि भाजपाने करण्याची आवश्यकता है। मुझे संजय राउत पर अभिमान है, और बाला साहब का असली सैनिक सिर्फ वो पिक्चर देखने के लिए, ठीक है पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन ये झुका नहीं। जो झुकने वाले थे वो हमाम में चले गए, और झुकने वाला कभी शिवसैनिक नहीं हो सकता। वो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं ये पुष्पा है, झुकेगा नहीं, और वो करके दिखा भी रहे हैं।
ये वही उद्धव ठाकरे हैं जिन्होंने नवाब मलिक को जेल जाने के बाद भी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री के पद से नहीं हटाया था। और ये वही उद्धव ठाकरे हैं जो अब अपने करीबी संजय राउत का भी बचाव कर रहे हैं। लेकिन बाहर भले ही कितनी स्टंटबाजी हो, कितनी भी डायलॉगबाजी हो, मामला तो जाएगा कोर्ट में। वो कोर्ट में ये डायलॉगबाजी तो नहीं चलती ना। कानून के हाथ लंबे होते हैं और ये हाथ संजय राउत तक पहुंच गए। पीएमएलए कोर्ट ने संजय राउत को 4 अगस्त तक रिमांड पर भेज दिया है। कल दिन भर पूछताछ के बाद देर रात एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, जहां ईडी ने कोर्ट से संजय राउत की 8 दिनों की रिमांड मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने संजय राउत को 4 दिनों की रिमांड दे दी। कोर्ट ने ईडी को संजय राउत की रिमांड देते हुए यह भी कहा कि वो हार्ट के मरीज हैं, दिल के मरीज हैं, इसलिए उनसे रात 10 बजे के बाद पूछताछ ना हो, साथ उनकी दवाइयों का भी ध्यान रखा जाए। संजय राउत की रिमांड मिलने से पहले कोर्ट में ईडी ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए। ईडी ने कोर्ट में कहा कि संजय राउत ने पूछताछ में सहयोग नहीं किया, पूछताछ के लिए 3 बार नोटिस भेजा गया, वो पेश नहीं हुए, राउत ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की, यह भी ईडी ने आरोप लगाया। संजय राउत के परिवार को 1 करोड़ 6 लाख का फायदा पहुंचाया गया। पत्रा चौल मामले में राउत और उनके परिवार को सीधा फायदा मिला। राउत परिवार ने मनी लॉन्ड्रिंग की है और बेहिसाब बेनामी संपत्ति बनाई है, यह भी ईडी ने आरोप लगाया है। ईडी ने कोर्ट में कहा है कि संजय राउत के पास कई अवैध दस्तावेज मिले हैं, उनके पास मिले कैश का भी हिसाब नहीं। इन दलीलों के बाद ईडी ने कोर्ट से 8 दिन की कस्टडी मांगी थी। राउत के वकील ने कस्टडी को कम करने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने संजय राउत को 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया। एक तो अरेस्ट होने के पहले और बाद में हाथ लहराने वाली स्टंटबाजी आपने देखी। संजय राउत ने भगवा गमछे का भी खूब इस्तेमाल किया। आमतौर पर संजय राउत के गले में भगवा पटका दिखता नहीं है। वो आते हैं और ऐसा कोट पहने रहते हैं, जैसे मैंने बंडी पहनी ऐसी बंडी पहने रहते हैं, लेकिन आप देखिए उनकी पुरानी तस्वीरें देख लीजिए, कहीं आपको भगवा नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। कल जब जेल जाने की नौबत आ रही थी तब भगवा लहरा रहे थे। जब भी संजय राउत ईडी के सामने पेश होते हैं तो वो गले में भगवा पटका पहन लेते हैं। कल भी संजय राउत के गले में भगवा पटका था। इससे पहले जब वो 1 जुलाई को ईडी के सामने पेश हुए थे तो भी उनके गले में भगवा पटका था, जबकि बाकी मौके पर चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उद्धव ठाकरे से मिलने जाएं, फिर कोई कार्यक्रम हो, उनके गले में भगवा पटका कम ही दिखता था। ईडी के पास जब जाते हैं तो मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि मैं शिव सैनिक हूं और देखो मुझे ईडी जो है वो फंसा रही है। मतलब वो तब शिव सैनिक हो जाते हैं, मतलब वो शिव सैनिक वाले रूप में आ जाते हैं। संजय राउत जिस पत्रा चौल घोटाले में ईडी की रिमांड में है, एक बार वो पूरा मामला आपको समझा देता हूं। घोटाले की कहानी 2007 में शुरू हुई थी और यह वो वक्त था जब महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन सरकार थी। यह मुंबई के गोरेगांव में, कुछ लोग पात्रा चौल बोलते हैं, उसको पतरा चौल भी कहते हैं, ऊपर जो पतरा लगा रहता है ना टीन का, उसको कहते हैं पतरा। तो पतरा चौल का मामला है जो 47 एकड़ जमीन पर था। तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने तय किया कि चौल को रीडेवलप किया जाए और चौल में जो 672 किराएदार थे, तय हुआ कि रीडेवलपमेंट के बाद सबको फ्लैट मिलेगा। चौल के रीडेवलपमेंट के लिए गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी को ठेका दे दिया गया। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी HDIL की सहायक कंपनी थी। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को 3000 फ्लैट बनाकर महाडा को देने थे। लेकिन घोटाला तब हुआ जब गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी को मिले कॉन्ट्रैक्ट में जो तय हुआ था उसे पूरा नहीं किया। ना तो चौल के किराएदारों के लिए फ्लैट बनाए गए, ना महाडा को फ्लैट बनाकर दिए गए। अधिकारियों से मिलीभगत करके अतिरिक्त FSI 901 करोड़ 79 लाख रुपए में बेच दी गई। चौल की जमीन का बिल्डर से सौदा बिना फ्लैट्स का कंस्ट्रक्शन किए ही कर दिया गया। मतलब महाडा ने कहा था कि इतने हिस्से में आप चौल के लोगों के लिए बना के दे दीजिए, महाडा को हिस्सा दे दीजिए और बाकी हिस्से में आप दूसरी चीज बना लीजिए। वो बाकी हिस्सा भी बेच दिया बिना इधर का कंस्ट्रक्शन किए। इतना ही नहीं, गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने मीडोज नाम का अपना प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर दिया। इस नए प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने वालों से 138 करोड़ रुपए का बुकिंग अमाउंट भी ले लिया। कुल मिलाकर 1039 करोड़ रुपए के स्कैम पर महाडा ने 2018 में FIR दर्ज करवाई। इसी FIR के आधार पर ईडी ने भी इस मामले की जांच शुरू की और प्रवीण राउत नाम के बिजनेसमैन और लाइजनर को पकड़ा, जिसका कनेक्शन
पीएमसी बैंक घोटाले से भी था। ईडी ने कोर्ट को बताया कि पतराचौल की जमीन पर फ्रॉड के लिए प्रवीण राउत की मदद ली गई थी। ईडी ने यह भी बताया कि प्रवीण राउत कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों का फ्रंटमैन है। जांच में यह भी पता चला कि प्रवीण राउत ने राजनीति से जुड़े कुछ व्यक्तियों को पेमेंट किया था। यहीं से संजय राउत का नाम इस पूरे मामले में सामने आया, क्योंकि ईडी की जांच में कहा जाता है कि यह पता चला कि एचडीआईएल कंपनी के अकाउंट से प्रवीण राउत के खाते में 2010 में 100 करोड़ रुपए आए। ये 100 करोड़ रुपए चौल की जमीन पर हुए फ्रॉड का ही हिस्सा बताता है ईडी। इस रकम को प्रवीण राउत ने अपने करीबियों और रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर किए। आरोप है कि इसी रकम से 83 लाख रुपए प्रवीण रावत ने अपनी पत्नी माधुरी के अकाउंट से संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के अकाउंट में ट्रांसफर करवाए। इसी रकम से वर्षा राउत ने मुंबई के दादर में फ्लैट खरीदा, यह भी आरोप है। लेकिन जब ईडी की जांच शुरू हुई और समन गए तो 55 लाख रुपए वर्षा राउत ने माधुरी राउत को लौटा दिए। इसी केस में ईडी संजय राउत और उनके करीबियों की प्रॉपर्टी भी जब्त की जा चुकी है। जब्त की गई प्रॉपर्टी में मुंबई के दादर में एक फ्लैट है जो संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के नाम पर है। अलीबाग में 8 प्लॉट हैं जो संजय राउत की पत्नी और एक फैमिली फ्रेंड के नाम पर हैं। पालघर और ठाणे में प्रवीण राउत की 9 करोड़ की प्रॉपर्टी जो संजय राउत के करीबी हैं उनके नाम पर है कहा जाता है। ईडी ने संजय राउत की पत्नी और उनके करीबियों की कुल 11 करोड़ 15 लाख की प्रॉपर्टी कुर्क की है। 11 करोड़ 15 लाख। संजय राउत राज्यसभा के सांसद हैं। वो चौथी बार राज्यसभा के सांसद हैं। संजय राउत की संपत्ति कैसे बढ़ती गई है उनके चुनावी हलफनामे से भी पता चलता है। 2010 में जब संजय राउत सांसद बने तो उन्होंने अपनी कुल संपत्ति बताई 1 करोड़ 51 लाख रुपए और देनदारी कुछ नहीं थी। 2016 में जब संजय राउत सांसद बने तो उनकी कुल संपत्ति थी 14 करोड़। 1 करोड़ से 14 करोड़ पहुंच गए, 22 लाख रुपए, और देनदारी जो है वो 4 करोड़ 70 लाख की होगी। मतलब राज्यसभा का एक कार्यकाल पूरा करते करते संपत्ति 1 करोड़ से 14 करोड़ 22 लाख और जीरो देनदारी से 4 करोड़ 70 लाख की देनदारी तक आ गई। 2022 में जब संजय राउत सांसद बने तो उनकी कुल संपत्ति 18 करोड़ 71 लाख की हो गई और देनदारी 3 करोड़ 60 लाख से अधिक की थी। 1 करोड़ से 18 करोड़। इतना पैसा जो है हम लोग तो सुन ही पाते हैं। खैर, संजय राउत हाथ हिला रहे हैं। हाथ हिलाने से ज्यादा उन्हें अंदर बताने की जरूरत पड़ेगी कि जो आरोप लग रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है। पाठशाला में आप सोशल साइंस की क्लास जिसमें उस घटना का चैप्टर खोलेंगे जो आपके बच्चों के मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई है। बीते कुछ दिनों से एक वीडियो वायरल है जो सबको विचलित भी कर रहा है। इसमें एक स्कूल की कुछ छात्राएं अजीब अजीब हरकतें करती दिख रही। ये छात्राएं रो रही हैं, सिर पटक रही हैं, जमीन पर लोट रही हैं, चीखने लग जा रही हैं। आसपास के कुछ लोग इन छात्रों को शांत करा रहे हैं, डांट भी रहे हैं, लेकिन इन छात्राओं की अजीबोगरीब हरकतें रुकी नहीं। ये सवाल सबके मन में आया कि आखिर स्कूल की इन बच्चियों को क्या हो गया। ये वीडियो उत्तराखंड के बागेश्वर में एक स्कूल का। एक बार जरा वीडियो दिखाइए पूरा, फिर आगे बताता हूं। उत्तराखंड के बागेश्वर में एक स्कूल का ये वीडियो है। आप देख रहे हैं कैसे लड़कियां चिल्ला रही हैं, कोई सिर पटक रहा है, कोई जमीन पर लोट रहा है, किसी को डांट पड़ रही है। और अचानक बच्चियों ने ऐसी हरकत करना शुरू कर दी। ऐसे दूर दराज के इलाके में अक्सर ऐसे मामले भूत प्रेत का साया बताए जाते हैं। ऊपर का चक्कर या किसी अंधविश्वास की बात भी बताई जाती है। बहुत लोग ये वीडियो जब वायरल हुआ तो लोग कह भी रहे थे कि इन पे भूत आ गया।
तो हमने कहा जरा इसको देखें क्या है मामला। लेकिन इन स्कूल की इन बच्चियों के साथ असल में क्या हुआ ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। ये बात आपको बताऊं कि पहली नजर में तो लोग ऐसे मामले में तुरंत अंधविश्वास पर चलने लगते हैं। उत्तराखंड के स्कूल में भी यही हुआ। जैसे ही ये घटना हुई फौरन एक व्यक्ति को स्कूल भेजा गया जो भूत प्रेत उतारने का दावा करता था। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि एक व्यक्ति इन छात्राओं पर चावल फेर रहा है, लेकिन इसके बावजूद बच्चियां तड़प रही हैं, चीख रही हैं, जमीन पर सिर पटक रही हैं। इस स्कूल में 26 और 27 जुलाई को 2 दिन ऐसी घटना हुई। स्कूल में सिर पटकती इन बच्चियों के बारे में स्कूल ने जब प्रशासन को जानकारी दी तो अधिकारियों और डॉक्टर्स की एक टीम स्कूल पहुंची और इस टीम ने वहां के हालात देखे, जानकारी ली, बच्चियों के मेडिकल कंडीशन को समझा। मेडिकल टीम जब 28 जुलाई को स्कूल पहुंची तो 2 छात्राओं को इस दिन भी उसी तरह के दौरे पड़े। मेडिकल टीम ने खुद इन दौरों को देखा। डॉक्टर्स ने इन 2 छात्राओं को आराम कराया, फिर कुछ विटामिन और कैल्शियम की गोलियां दी, जिसके बाद वो कुछ ही देर में नॉर्मल बर्ताव करने लग गए। मेडिकल टीम का दावा यह था कि जिन छात्राओं को दौरे पड़े थे उनमें ज्यादातर एक ही क्लास की स्टूडेंट थी। मेडिकल टीम इनमें 6 छात्राओं के घर जाकर उनके परिवार वालों से मिली। परिवार वालों के मुताबिक घर में सभी बच्चे सामान्य हैं और उन्हें दौरे स्कूल में ही पड़ते हैं। इनमें से कई छात्राओं में आयरन और कैल्शियम की कमी भी थी। इन छात्राओं में पोषक तत्वों की भी कमी थी। सुबह ये छात्राएं बिना खाना खाए स्कूल आती थी और मिड डे मील मिलने तक भूखी रहती थी। जांच में यह पता चला कि इस तरह के दौरों की शुरुआत एक छात्रा से हुई थी। जिस छात्रा से दूसरी छात्राओं में दौरे आने की शुरुआत हुई, उस छात्रा ने 2-3 महीने पहले अपने घर के पास किसी महिला का शव देख लिया था, जिससे कहा जाता है कि वो मानसिक तनाव में थी। यह छात्रा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी बहुत सक्रिय रहती थी। यानी जांच के मुताबिक इस घटना के जो कारण समझ में आए उनमें मानसिक तनाव होना, शरीर में पोषक तत्वों की कमी का होना और सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रियता शामिल था। मेडिकल टर्म में इस तरह की घटना को मास हिस्टीरिया कहा जाता है। उत्तराखंड के स्कूलों में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। साल 2000 में टिहरी में एक कॉलेज में कुछ छात्र अचानक चीखने लगे थे। फिर साल 2012 में मसूरी के एक स्कूल के हॉस्टल में 4 छात्राओं ने यही बर्ताव किया था। साल 2019 में चमोली के एक स्कूल में भी इसी तरह की घटना हो चुकी है। तो मास हिस्टीरिया पर कई तरह की रिसर्च हुई है। क्या है मास हिस्टीरिया, जरा आपको बताता हूं। 2016 में नेपाल के कुछ स्कूलों में ऐसे ही मामले आए थे, जिसके बाद कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी ने इन स्कूल के बच्चों पर स्टडी की थी। उसमें पता यह चला कि कई बच्चे बचपन से अनदेखी और दुर्व्यवहार का शिकार थे। कई बच्चों में डिप्रेसिव टेंडेंसी थी, मतलब डिप्रेशन आ जाए वैसी टेंडेंसी थी। इन बच्चों में 73% चांस है कि वो मास साइकोजेनिक इलनेस का शिकार हो सकते हैं। मास साइकोजेनिक इलनेस में कई लोग एक ही समय पर अजीब हरकतें करने लगते हैं। दुनिया भर में मास हिस्टीरिया के मामले सामने आते रहे। साल 1962 में तंजानिया में ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जब तंजानिया के एक स्कूल के बच्चे अचानक हंसने लगे। वो कई कई दिन तक हंसते ही रहे। तंजानिया की सरकार इस घटना से हैरान रह गई। बच्चों के हंसने के कारण उस स्कूल को कई दिनों के लिए बंद करना पड़ गया था। उसके बाद जाकर बच्चों का हंसना शांत हुआ था। घटना की जांच करने वालों ने इसे मास हिस्टीरिया कहा था, जो किसी एक छात्र के हंसने के कारण शुरू हुआ था। मास हिस्टीरिया का इतिहास 16वीं शताब्दी में भी मिलता है। फ्रांस में साल 1518 में एक लड़की अचानक डांस करने लगी और डांस करते करते अपना होश खो बैठी। इस लड़की का नाम फ्राउ ट्रॉफी था। यह लड़की नाचने में इतना मगन हो गई कि नाचते नाचते घर के बाहर गली में आ गई। फ्राउ ट्रॉफी को समझाने पहुंचे उसके परिजन भी डांस करने लगे। अब वहां पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई और धीरे धीरे वहां मौजूद कई लोग डांस करने लगे। लोग डांस कर रहे थे और कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था। नाचते नाचते ही 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। नाचते नाचते लोग मर गए। फ्रांस में हंगामा मच गया। यह मास हिस्टीरिया के सबसे पुरानी और सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है और इस घटना को उस समय डांसिंग प्लेग नाम दिया गया था। मनोचिकित्सकों के मुताबिक इस तरह के मामलों के 4 मुख्य पहलू होते हैं। पहला पहलू है कि यह मानसिक बीमारी होती है, जिसमें अलग अलग तरीके की अजीब हरकतें अपनी अपनी संस्कृति के विश्वास के आधार पर होती हैं। यानी जो आसपास आप देखते हैं
उससे जुड़ी हुई हरकतें आप करने लगते हैं। दूसरा पहलू है कि जब तनाव होता है, बेचैनी होती है और माइंड वो प्रेशर नहीं ले पाता, तो स्ट्रेस से बचने के लिए अवॉइडेंस आता है। इससे व्यक्तित्व में परिवर्तन आने लगता है और फिर इस तरह की हरकतें आदमी करने लग जाता है। तीसरा पहलू है कि कई बार इससे सेकेंडरी गेन भी संबंधित व्यक्ति के दिमाग में आता है कि अगर वो इस तरह की हरकतें करेगा तो उसकी देखभाल होगी। इसलिए अक्सर अनदेखी के शिकार लोग इस तरह की हरकतों की चपेट में आते हैं। उनको लगता है ऐसे करेंगे तो थोड़ा अटेंशन मिलेगा, ध्यान देंगे लोग। चौथा पहलू है कि कुछ मनोवैज्ञानिक इसे दबी भावनाएं जाहिर करने का जरिया भी मानते हैं। इसकी शुरुआत एक व्यक्ति से होती है और जल्दी ही उस व्यक्ति से भावनात्मक रूप से जुड़े दूसरे लोगों में फैल जाती है। ये वाला जो हिस्टीरिया है, ये एंजाइटी हिस्टीरिया है, मास एंजाइटी हिस्टीरिया। ये खास करके स्कूल के बच्चों में पाया जाता है, स्कूल के बच्चों में देखा जाता है। इसका कनेक्ट होता है स्ट्रेस से और एंजाइटी से। स्ट्रेस और एंजाइटी इतना ज्यादा बढ़ जाए जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आ जाए, जिसकी वजह से वो नर्वस सिस्टम को कहीं ना कहीं अटैक करता है, पर फिजिकल इलनेस नहीं होती। आप फिजिकल इलनेस नहीं देखेंगे, पर वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और उससे बच्चों के अंदर एक एंजाइटी और एक फियर कि अब क्या होगा। ऐसे के अंदर वो बच्चे जो हैं, जब एक रोना शुरू करता है तो उसको ऐसा लगता है कि दूसरा जो मैं कंट्रोलेबल है नहीं है, मैं नहीं दूसरे को ऐसा लगता है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, वो रो रहा है तो देयर इज अ रीजन, बिकॉज यू कनेक्ट विद योर पीयर ग्रुप। सो व्हेन यू कनेक्ट विद योर पीयर ग्रुप, देयर इज समथिंग, देयर इज अ प्रॉब्लम व्हिच एवरीबॉडी फेसेस एट द सेम टाइम। तो इसलिए जब आप आसपास ऐसी कोई घटना देखें तो सीधे अंधविश्वास के चक्कर में फंसने की बजाय एक बार डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। पाठशाला में अब पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल का चैप्टर, जिसके आगे चीन की हेकड़ी निकल गई। दुनिया भर के खिलौना मार्केट में पिछले कई सालों से चीन का दबदबा रहा है। भारत में भी आपको दुकानों पर चाइनीज खिलौने मिलते रहे हैं, लेकिन कैसे पीएम मोदी की पॉलिसी से खिलौना मार्केट में चीन के दबदबे को न सिर्फ कम किया गया, बल्कि दुनिया भारत के खिलौनों से खेलने के लिए तैयार हो रही है, आज थोड़ा इसके बारे में आपको बताता हूं। क्योंकि टॉय इंडस्ट्री में नए नियमों को लागू करके मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि आपके बच्चे सुरक्षित और अच्छी क्वालिटी के खिलौने से खेलें। जो खिलौने आपके बच्चों के हाथ में हैं उसमें खतरनाक रसायन ना हो, वो ऐसे रॉ मटेरियल से ना बने हों जिसके आपके बच्चे की सेहत पर खराब असर पड़े। भारत ने नई नीति अपनाई तो चीन के खिलौने भारतीय बाजारों से न सिर्फ धीरे धीरे कम होने लगे, बल्कि भारतीय खिलौनों का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ने लगा। पिछले 3 सालों में भारत में खिलौने का कुल इंपोर्ट 70% कम हुआ है। अगर आप देखेंगे, ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है कि कैसे भारत में खिलौने जो आपके बच्चे खेलते हैं, खिलौने का अगर आप देखेंगे इंपोर्ट जो है वो 70% घटा है। ये बहुत बड़ी बात है। और जो एक्सपोर्ट है, मतलब हम जो है खिलौना बना रहे हैं और बाहर भेज रहे हैं, वो बढ़ गया है 61%। ये बढ़ गया है। तो जो चीन से 2 कौड़ी का घटिया खिलौना आता था जिसमें ऐसा रसायन होता था कि बच्चों को नुकसान हो, वो अब मामला बहुत घट गया है और भारतीय खिलौना बाजार दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। भारत में खिलौनों का इंपोर्ट जो है, अगर आप देखेंगे खिलौने का इंपोर्ट, आपको बताता हूं 2018 और 19 के लिए आंकड़ा, ये 3000 करोड़ का खिलौना हमने इंपोर्ट किया था। और 2021-22 में अगर आप देखेंगे 2021-22 ये घटकर हो गया है 870 करोड़ का। अब आप ये देख रहे हैं कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज है, भयंकर ड्रास्टिक चेंज है। भारत में खिलौने का एक्सपोर्ट जो है, अगर आप देखेंगे, अब आपको एक्सपोर्ट बताता हूं, 2018-19 में जो भारत खिलौना एक्सपोर्ट करता था, बाहर भेजता था, वो 1500 करोड़ का था। और आज की तारीख में
भारतीय खिलौनों का 2021-22 में एक्सपोर्ट जो है वो बढ़कर हो चुका है 2600 करोड़ रुपए। 2600 करोड़। तो ये भारतीय बाजार की ताकत या भारतीय खिलौने जो बन रहे हैं उनकी ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यानी रविवार को मन की बात कार्यक्रम में इसका जिक्र भी किया था। उन्होंने कहा था कि भारत ने के स्टार्टअप्स ने दिखा दिया कि कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। आज जब भारतीय खिलौनों की बात होती है तो हर तरफ वोकल फॉर लोकल की ही गूंज सुनाई दे रही है। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि भारत में अब विदेश से आने वाले खिलौनों की संख्या लगातार कम हो रही है। पहले जहां 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा के खिलौने बाहर से आते थे, वहीं अब इनका आयात 70% तक घट गया है। और खुशी की बात ये कि इसी दौरान भारत ने 2600 करोड़ रुपए से अधिक के खिलौनों को विदेशों में निर्यात किया है, जबकि पहले 300-400 करोड़ रुपए के खिलौने ही भारत से बाहर जाते थे। और आप तो जानते ही हैं कि ये सब कोरोना काल में हुआ है। भारत में जितने खिलौने इंपोर्ट किए जाते हैं उसमें से चीन के खिलौनों का बड़ा हिस्सा होता है। 2020-21 में खिलौने के कुल इंपोर्ट में चीन की हिस्सेदारी 71% की थी। अप्रैल 2022 तक चीन की हिस्सेदारी घटकर 71% की रह गई है। चीन से खिलौने, गेम्स और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का इंपोर्ट लगातार कम हो रहा है। 2018-19 में इंपोर्ट किया गया था 3500 करोड़ रुपए का सामान। अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 तक यह घटकर 1600 करोड़ रुपए का रह गया, मतलब आधा हो गया। चीन से आए खिलौने भारतीय बच्चों की सेहत ना बिगाड़ें, इसके लिए सरकार ने दरअसल नियमों को सख्त किया। 2 दिसंबर 2019 को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि खिलौनों की क्वालिटी चेक करने के लिए हर कंसाइनमेंट की सैंपल टेस्टिंग को जरूरी किया गया। नोटिफिकेशन में साफ कहा गया कि जो भी खिलौने सैंपल टेस्ट में फेल होंगे उन्हें बेचने ही नहीं दिया जाएगा। अगर खिलौने सैंपल टेस्ट में फेल हुए तो उसे वापस उस देश में भेज दिया जाएगा जहां से इंपोर्ट हुआ था, या फिर सारे कंसाइनमेंट को नष्ट कर दिया जाएगा और उसकी कॉस्ट इंपोर्टर को चुकानी हो। 25 फरवरी 2020 को सरकार की तरफ से एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया। नए आदेश के मुताबिक 1 जनवरी 2021 से देश में बिकने वाले सभी खिलौनों पर भारतीय मानक ब्यूरो का मार्क होना जरूरी है। जो खिलौने गुणवत्ता पर खरे नहीं उतरेंगे उन्हें खरीदने बेचने की इजाजत नहीं दी जाएगी। खिलौने की क्वालिटी के मानकों पर जब सख्त किया गया तो चीन से खिलौने का इंपोर्ट घटता चला गया, क्योंकि चीन के खिलौने क्वालिटी पर खरे नहीं उतरते। खिलौनों के लिए BIS मार्क का नियम भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के लिए है। भारत में वही कंपनियां खिलौने बना रही हैं जिसके पास BIS सर्टिफिकेट है। इसके तहत हर खिलौने के लिए मैन्युफैक्चरर को अलग लाइसेंस लेने की जरूरत होती है। एक तरफ क्वालिटी चेक के जरिए चीन पर नकेल कसी गई, दूसरी तरफ भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए गए। खिलौनों के इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी को 20 से बढ़ाकर 60% कर दिया गया, जिसका मतलब यह हुआ कि बाहर से आने वाले खिलौने भारतीय उत्पादों के मुकाबले महंगे मिलेंगे। पहले यह होता था कि चीन से आने वाला खिलौना सस्ता मिलता था, इसलिए कोई भारतीय खिलौने लेने को तैयार नहीं होता था। दिसंबर 2020 में खिलौने बनाने वाली छोटी यूनिट्स को स्पेशल लाइसेंस जारी किए गए, जिसके तहत 1 साल तक टेस्टिंग सुविधा न होने की डील दी गई। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS ने घरेलू निर्माताओं के लिए 843 लाइसेंस जारी किए और इसमें से 645 लाइसेंस नॉन इलेक्ट्रिक टॉय बनाने वाली यूनिट को दिए गए और 198 लाइसेंस इलेक्ट्रिक टॉय बनाने वाली यूनिट को दिए गए। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर में बदलाव करके घरेलू कारीगरों को बढ़ावा दिया गया। खिलौनों की इंडस्ट्री में चीन के दबदबे की एक बड़ी वजह है, चीन सस्ते खिलौने बनाता है, लेकिन जितने सस्ते खिलौने होते थे उतनी ही उसकी क्वालिटी भी घटिया होती थी। चीन के खिलौनों से बच्चों की सेहत पर पड़ने वाले असर को लेकर कई चेतावनी जारी की गई। साल 2020 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह माना कि भारतीय बाजार में बिकने वाले चीन के कुछ खिलौने काफी ज्यादा खतरनाक और जहरीले हैं। इन खिलौनों में लेड होता था, कैडमियम होता था, इस तरह के रासायनिक तत्व बहुत ज्यादा मात्रा में होते थे और इससे बच्चों के लिए खतरा बढ़ जाता था। चीन के खिलौनों से कैंसर तक होने की चेतावनी जारी की गई थी। दिसंबर 2019 में भारत में इंपोर्ट होने वाले खिलौनों की क्वालिटी टेस्टिंग की गई।
टेस्ट में 67% खिलौने सुरक्षा मानकों पर खरे ही नहीं उतरे। टेस्ट के दौरान 45% सॉफ्ट टॉय में फैलेट केमिकल, जिससे प्लास्टिक को मजबूत बनाया जाता है, वो तय मात्रा से ज्यादा मिला। 75% इलेक्ट्रिक टॉय क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए। जिन खिलौनों की टेस्टिंग की गई उसमें से 85% चीन से इंपोर्ट हुए थे। खिलौनों की क्वालिटी जांचने वाली संस्था क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के मुताबिक इलेक्ट्रिक टॉय में खराबी से बच्चों की स्किन खराब हो सकती है। सॉफ्ट टॉय में तय मात्रा से ज्यादा केमिकल होने पर कैंसर हो सकता है। मतलब उदाहरण के लिए टेंट वाला खिलौना अगर फ्लेमेबिलिटी टेस्ट में फेल हो जाए तो तुरंत आग लग सकती है और बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। अक्टूबर 2021 में अमेरिका के कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन ने चीन के खिलौने जब्त कर लिए। चीन के खिलौनों में लेड, कैडमियम, बेरियम जैसे केमिकल सेफ्टी लेवल से ज्यादा पाए गए थे। तो इसलिए कैसे नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के खिलौनों का निर्यात बढ़ाया और आयात कम करने के लिए, ताकि बच्चों को जो इन खिलौनों से खेलते हैं, चीन के घटिया खिलौनों से बचाया जा सके, उसके लिए भी रास्ता निकाला। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। आज लोकसभा में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण महंगाई पर जवाब दे रही थी तो विपक्ष ने फिर हंगामा कर दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस के सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि संसद के बाहर सरकार पर आरोप लगाने वाले अब जवाब सुनने को तैयार नहीं है। यही कांग्रेस का दोहरा चेहरा है। इनमें जवाब सुनने की ताकत ही नहीं है। दुख लग रहा है, मुझे दुख लग रहा है। बाहर जाकर के प्राइस राइज के ऊपर सरकार भाग रही है, डिबेट नहीं कर रही है। कहने वाले कांग्रेस आज जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं है। बाहर वो भाग रहे बाहर, जवाब सुनने का क्षमता तक नहीं है उनको। यही लोग पिछले एक सप्ताह से करो बहस। वित्त मंत्री का कहना था कि एक हफ्ते से बहस कह रहे थे, और अब जब बहस हुई, विपक्ष ने अपनी बात कह दी और जब सरकार जवाब देने लगी, आंकड़े गिनाने लगी, बातें बताने लगी, तो विपक्ष वॉकआउट करके बाहर चला गया। तो कौन सी बहस कर रहे थे आप? पाठशाला में अब वीडियो ब्रेकिंग का चैप्टर। राजस्थान से आई ये तस्वीरें किसी को भी हैरान और परेशान कर सकती। झालावाड़ में एक युवक की इस तरह हैवानियत की गई कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। महिला से अवैध संबंध के शक में एक युवक को रस्सी से बांधकर जमकर पीटा गया। इतने से भी गांव वालों का मन नहीं भरा तो उसे अर्धनग्न कर पूरे गांव में घुमाया गया। इस दौरान आरोपियों ने युवक को यूरिन भी पिलाया। अब इस पूरे मामले का वीडियो सामने आया है। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गहलोत सरकार में इन दिनों हैवानियत की दूसरी घटना है। इससे पहले बांसवाड़ा में एक महिला और पुरुष को बांधकर पीटा गया था।